हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज प्लस एकेडमी पर। और आज आप सबके लिए मैं लेकर आया हूं इस वीडियो में SOL BA प्रोग्राम सेमेस्टर 6 पोल साइंस का अंडरस्टैंडिंग ग्लोबलाइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट के 4 क्वेश्चंस हमने कर चुके हैं हम, और सेकंड पार्ट में 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये टोटल 8 क्वेश्चन जो हैं वो आपके क्वेश्चन पेपर में एग्ज़ाम्स के दौरान पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना 5th क्वेश्चन, जो कि लास्ट टाइम आया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य उद्देश्य व उसकी चुनौतियां क्या है। तो आज हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ का हमारा अगर हम मुख्य उद्देश्य देखें तो पहला उद्देश्य देखिए, इसको दूसरे विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को बनाया गया था। और पहला उद्देश्य इसका यही है कि तीसरा विश्व युद्ध ना हो, वैश्विक शांति और सुरक्षा बनी रहे, ताकि लोग बेहतर तरीके से अपने जीवन को जी सकें। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास करना सबसे बड़ा उद्देश्य है, ताकि लोग हर तरफ से अपना अवसरों का प्रयोग कर सकें और एक शांतिपूर्ण जीवन का व्यक्तियों को अवसर मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ का अगर हम उद्देश्य देखें तो ये मौलिक मानवाधिकारों को भी मान्यता देता है, क्योंकि इसका मानना है कि मानवाधिकार के अलावा या उसके बिना व्यक्ति अपना संपूर्ण विकास नहीं कर सकता। इसके अलावा देखिए बताया गया है कि किस तरीके से संयुक्त राष्ट्र संघ का एक और उद्देश्य है, वो ये कि सभी सरकारों के बीच अच्छे संबंध बने। अगर संबंध अच्छे नहीं हैं तो उसको बातचीत से संबंधों को अच्छा बनाया जा सके। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ उन सारी चीज़ों के लिए भी बात करता है जो वैश्विक मुद्दे हैं, जैसे आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक तरीके से देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र संघ देशों को एकजुट करता है। तो ये सारे उद्देश्य हैं जो हमें पता होने चाहिए। अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष आज कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो देखिए 1945 के बाद जब ये बना है, जब से लेकर अब तक कई बार हमें देखने को मिला है कि दुनिया में कई देशों के बीच संघर्ष हुए हैं और युद्ध की जो संभावना है वो नहीं टल पाई है। तो इसको देखते हुए संघर्ष और समाधान, शांति स्थापना करना एक सबसे ज़रूरी प्रयासों में से एक है। जैसे सीरिया, यमन, दक्षिण सूडान, यूक्रेन का अगर हम अभी हाल का संकट देखें तो इससे पता लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा संयुक्त राष्ट्र संघ फेल हुआ है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन एक सबसे बड़ी चुनौती है, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, जो कि हर एक देश के लिए समान है। इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं कि कैसे मौसम का जो बदलता एक व्यवहार है वो हर देश के लिए बराबर है। तो इसके लिए भी अच्छे बेहतर प्रयास अभी तक नहीं हो पाए। आतंकवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, पूरी दुनिया को परेशान करता है। और अगर देखा जाए तो आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत सारे कार्यक्रम हुए हैं, लेकिन अभी भी इससे पूरी तरीके से निपटा नहीं जा सका है। इसके अलावा देखिए प्रवास और शरणार्थी संयुक्त राष्ट्र संघ के समक्ष ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती रही है हमेशा से, कि कैसे एक देश में जब स्थिति खराब होती है तो लाखों की संख्या में लोग जो हैं वो प्रवास करते हैं, और प्रवास करने के बाद अक्सर जिस देश में लोग प्रवास करते हैं वहाँ के देश इन संख्या को अलाउ नहीं करती कि वो अपने देश में इनको रखे। तो एक तरीके से लोगों का मानवाधिकार और मानवीय संकट से भरा ये जीवन हो जाता है। इसके अलावा एक और चुनौती है परमाणु प्रसार और हथियार नियंत्रण। हालांकि इसका उद्देश्य निशस्त्रीकरण का था, लेकिन परमाणु हथियारों को प्रसार को अभी भी रोकने में कहीं ना कहीं संयुक्त राष्ट्र संघ असफल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं अगर हम देखें कहीं ना कहीं। अब अगर बात करें कि संयुक्त राष्ट्र संघ किस तरीके से काम कर सकता है, तो सबसे पहले नागरिक समाज और जितनी भी NGOs हैं इसकी, उसको मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर मानवाधिकार और फ्यूचर हमारा जो है वो ब्राइट हो पाएगा, हम शांतिपूर्ण जीवन जी पाएंगे। तो इस मिशन को प्रभावी बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के जो लोग हैं और NGO, उनको मिलकर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा बात करें देखिए कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। बिना अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के जीवन को बेहतर नहीं बनाया जा सकता। सभी समस्याओं का समाधान अकेले एक संस्था नहीं कर सकती, इसलिए देशों को एकजुट होने की आवश्यकता है। इसके बाद आपसे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, WTO क्या है, इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, इसके समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं। तो देखिए WTO विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को स्टैंड करता है, और इस संस्था को 1995 में सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा देशों के बीच व्यापार को बढ़ाया जा सके और व्यापार बाधाओं को ख़त्म करके एक व्यापार से सभी देशों को बराबर लाभ दिया जाए। इससे पहले एक संस्था काम करती थी 1948 में, जिसका नाम था गेट, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। और
इसी संस्था का नाम बदल के 1995 में विश्व व्यापार संगठन कर दिया गया। अब बात करें कि किस तरीके से विश्व व्यापार संगठन के क्या क्या कार्य हैं, तो देखिए सबसे पहला ये आर्थिक विकास और रोजगार को प्रोत्साहित करता है, देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा करता है। इसके अलावा देशों के बीच लगने वाले जो सामान पर लागत है उसमें कटौती करने की कोशिश करता है, आइडियाज़ देता है देशों को कि किस तरीके से वो अपने लागत में कटौती कर सकते हैं। इसके अलावा विश्व व्यापार संगठन अच्छे शासन को प्रोत्साहित करता है, देशों को समझाता है कि कैसे व्यापार के बारे में एक दूसरे से अच्छी जानकारी, पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंटी बहुत ज़रूरी है, और अगर ये सारी चीज़ें होंगी तो देशों के बीच व्यापार अच्छा होगा। इसके अलावा नियमों में एक तरीके से नियम ऐसे रखता है कि ज़्यादा से ज़्यादा गरीब देशों की मदद कर पाए, और एक तरीके से देखा जाए तो सभी देशों को इसका बराबर अवसर मिलेगा। अब बात कर लें WTO में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इसके लिए चुनौतियां हैं। तो WTO देशों को विकसित करने में भी मदद करता है, WTO व्यापार प्रणाली को बेहतर बनाता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके अलावा छोटे देशों को विश्व व्यापार संगठन में एक अच्छा ओहदा मिलता है, अगर वो उसके साथ जुड़ते हैं तो उनको व्यापार करने के तरीके पता लगते हैं, और मोल भाव की शक्ति जहां उनको नहीं आती करनी, जहां वो मोल भाव नहीं कर पाते छोटे देश, तो विश्व व्यापार संगठन इस चीज़ में एक बहुत बड़ा योगदान देता है। बात करें विश्व व्यापार संगठन की कौन कौन सी चुनौतियां हैं, तो देखिए सबसे पहली चुनौती ये है कि WTO में शामिल बहुत सारे ऐसे देश हैं कि कौन से विकसित है कौन से विकासशील, ये आज तक परिभाषित नहीं हो पाया है। जैसे चाइना अगर देखें तो वो अपने आप को एक विकसित देश बताता है, जबकि WTO के हिसाब से वो एक विकासशील देश है। इसके अलावा WTO अमेरिका और यूरोपीय संघ के लिए भी काम करता है। बड़े स्तर पर हमें देखने को मिला है कि अमेरिका और यूरोपीय जैसे देशों को व्यापार का ज़्यादा लाभ WTO की तरफ से मिला है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिस पर एकाधिकार यानी कि पेटेंट, कॉपीराइट नहीं चल पाता, क्योंकि अगर उसको बाहरी देश में व्यापारिक रूप से बेचना है तो लोगों को अपना ये पेटेंट या कॉपीराइट हटाना पड़ता है, तो उसको अच्छा खासा संरक्षण नहीं मिलता आपके बनाए हुए उत्पाद को। ये एक समस्या WTO के साथ है। एक नया कॉन्सेप्ट है कि वैश्विक न्याय क्या है, तो देखिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। जब पूरी दुनिया में, इस समाज में बिना भेदभाव के सभी को अधिकार, स्वतंत्रता, सारी चीज़ें मिलें, राजनीतिक लाभ मिले, आर्थिक लाभ मिले, तो हम इसको कहेंगे कि अपने आप में एक वैश्विक न्याय है। इसके बाद बताया गया कि किस तरीके से लोग जो हैं वो उदार रूप से लोकतांत्रिक जीवन जिए, और समाज में रहने वाला कोई भी व्यक्ति हो, चाहे उस जगह युद्ध हो रहा हो या ना हो रहा हो, हर एक स्थिति में व्यक्ति को उसके अधिकार मिलने चाहिए। इसके अलावा अमीर और गरीब व्यक्तियों के बीच, धन और संसाधनों के बीच जो एक बंटवारा है वो ठीक ढंग से होना चाहिए। जब ये ठीक होगा तो हम कह सकते हैं कि वैश्विक न्याय हो रहा है। इसके अलावा जलवायु परिवर्तन का जितना भी नुकसान है दुनिया भर के सभी लोगों को एक साथ मिल रहा है, और इस नुकसान से बचने के लिए जो भरपाई है वो भी सबके लिए एक जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी देश में पॉल्यूशन ज़्यादा है और एक देश में कम है। इसके अलावा विश्व युद्ध की बात करें तो देखिए विश्व युद्ध की संभावना से पैदा होने वाला एक तरीके से जो डर है वो लोगों में रहता है, तो वैश्विक न्याय वही होगा जब ये विश्व युद्ध की संभावना ना हो, विश्व में भाईचारा बढ़े। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, जिससे कि सभी व्यक्ति अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी पाएँ। सो बेसिकली ये है कि जब सारी चीज़ें लोगों को एक बराबर रूप में मिलती हैं तो हम इसको वैश्विक न्याय कहते हैं। एक अंतिम क्वेश्चन आपके पेपर में आता है कि कैसे वैश्वीकरण से एक राज्य की संप्रभुता पर प्रभाव पड़ा है, या इसको इजी बनाए तो वैश्वीकरण से कैसे एक देश की सरकार पर क्या प्रभाव पड़ा है। तो देखिए वैश्वीकरण के दौर में सबसे पहले आज राज्य जो है वो उसकी बदलती भूमिका ये है कि उसने अपने आप को सिर्फ पुलिस व्यवस्था तक सीमित कर लिया है। आज राज्य ज़्यादा ध्यान सिर्फ अपना पुलिस, लोगों की सुरक्षा और ध्यान में लगाता है, जबकि इससे पहले वैश्वीकरण से पहले राज्य जो था वो एक कल्याणकारी राज्य की भूमिका निभाता था, लोगों को सुविधाएं देता था, स्वास्थ्य शिक्षा का ध्यान देता था। लेकिन अब ये सारी चीज़ें निजीकरण में बदल दी हैं। वैश्वीकरण के दौर में एक चीज़ और बदली है कि बाहरी कंपनियों को ये लाकर कानून में बदलाव करके टैक्स में छूट देकर बहुत सारी सुविधा उपलब्ध कराते हैं। राज्य को ऐसा करना पड़ता है क्योंकि उसे उस कंपनी से रोजगार चाहिए अपने लोगों के लिए, और इसके अलावा एक देश का विकास भी इसी से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। वैश्वीकरण के दौर में बाजार की बात करें तो बाजार में कीमतों को तय करना, मांग पूर्ति, पहले ये सारी चीज़ें सरकार करती थी, लेकिन अब एक कंपनी का बहुत बड़ा हस्तक्षेप रहता है, वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से किस वस्तु की क्या कीमत रहेगी। इसके अलावा वैश्वीकरण के दौर में देखिए राज्य अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाता है, ध्यान देता है कि कैसे हमें अपने व्यापार को बढ़ाना है। कहीं ना कहीं आज एक देश की सरकार अपने आर्थिक रूप से मजबूती पर ज़्यादा ध्यान देने लग गई है।
इसके अलावा वैश्वीकरण, नई सरकारों का वैश्वीकरण में देखें, अगर किसी भी देश में कोई नई सरकार आती है तो वो भी यही चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा वैश्वीकरण हो। वैश्वीकरण एक ऐसी चीज़ बन चुकी है जो हर सरकार हमेशा से कंटिन्यू रखना चाहती है। अगली चीज़ है कि वैश्वीकरण के दौर में सरकार या राज्य अपनी सैन्य मजबूती पर आजकल कम ध्यान देती है, क्योंकि उसको पता है कि व्यापार के जरिए अगर हमने अपने अच्छे रिलेशन देशों से क्रिएट कर लिए तो युद्ध की संभावना कम होगी। सो बेसिकली ये 4 क्वेश्चंस हैं। इसका पहला पार्ट वीडियो का ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर आ चुका है और ये सेकेंड पार्ट है। इसको आप आराम से सुने, ध्यान से समझें। सो चीज़ें बहुत ईजी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश की गई है। आई होप कि समझ में आया होगा और आपके एग्ज़ाम्स के लिए गुड लक। आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएं और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।